Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों इसका हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी और इसकी टाइप्स भी मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ाई थी। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स स्पर्म और एग की फ्यूजन जो है वो नहीं होते। और बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने एक और बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजा में जो जानदार बनते हैं उनकी जो खसूसियात हैं वो बिल्कुल वही होती हैं जो उनके पेरेंट्स की थी। तो आपने इस दो पॉइंट्स को ज़हन में रखना है जो कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में पढ़े थे। उसके बाद बच्चों हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक स्लाइड देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बाइनरी फिशन को पढ़ा, हमने इसको पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिया। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम बडिंग को कवर करेंगे, इसके बाद हम स्पोर फॉर्मेशन को देखेंगे और फिर लास्ट पे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है इसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों बाइनरी फिशन हम पढ़ चुके हैं, तो आए अब हम जो है वो सेकंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसका नाम बडिंग है इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों बडिंग में होता क्या है? बच्चों बडिंग में जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, बडिंग में बच्चों एक चीज बनती है जिसे हम नाम देते हैं बड का। अब बच्चों बड किसे कहते हैं? बच्चों अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बडिंग जो है वो किन जानदारों के अंदर होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी फिशन है ये बैक्टीरिया के अंदर होती है, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर होती है, उसके बाद प्लेनेरिया के अंदर होती थी। इसी तरह बडिंग जो है बच्चों आपने दो ऑर्गेनिजम्स को ज़हन में रखना है। एक बडिंग होती है बच्चों यीस्ट के अंदर और एक बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स जो है वो गिवन है, वैसे और भी जानदारों के अंदर होते हैं लेकिन आपने अपने लेवल के ऊपर इन्हीं दो जानदारों के नाम याद रखने हैं, एक है यीस्ट और एक है हाइड्रा। अब बच्चों इनमें होता क्या है, जो पेरेंट सेल है, फर्ज करें कि एक पेरेंट सेल है। अब बच्चों इसका पेरेंट सेल का जो एक पार्ट है वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ ग्रो करता है। फर्ज करें बच्चों जो ये आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, ये क्या करता है बच्चों, इस तरह से बाहर की तरफ ग्रो करता है। बाकी सारा सेल ये है और इतना सा पार्ट अब बाहर की तरफ इस तरह से क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। बच्चों आपको पता है कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है क्योंकि बच्चों सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे जानदार हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो बच्चों इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इसका न्यूक्लियस अपनी एक कॉपी तैयार करता है और इस कॉपी को यहाँ पे भेज दिया जाता है। फिर बच्चों क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए ये पेरेंट सेल था और ये उसने अपने एक पार्ट को जो बाहर की तरफ ग्रो करवा लिया। अब एक न्यूक्लियस की कॉपी यहाँ पर है और एक न्यूक्लियस की कॉपी यहाँ पर है। फिर बच्चों अगले स्टेप में ये जो चीज बनी है ना बच्चों, इसे हम नाम देते हैं बड का। अब बच्चों ये जो बड है ये पेरेंट बॉडी से अलग भी हो सकता है या पेरेंट बॉडी के साथ जो है वो अटैच भी रह सकता है। तो बच्चों अब जब फर्ज करें कि अलग हो जाएगा तो ये पेरेंट सेल इसी तरह से रहेगा और बच्चों यहाँ पे साथ एक नया जो है वो जानदार बन जाएगा। अब बच्चों जो नया जानदार बना ये हूबहू जो है वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा होगा। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। तो बच्चों ये जो बडिंग जो है ये इस तरह से होती है। आए अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। बच्चों दो जानदारों के अंदर बडिंग को हम पढ़ेंगे, एक है बडिंग इन यीस्ट और एक है बडिंग इन हाइड्रा। बच्चों यीस्ट के हवाले से आपने ध्यान रखना है, यीस्ट जो है इसे हम खमीर कहते हैं, ठीक है, इसे उर्दू में हम खमीर कहते हैं। और जो यीस्ट है दिस इज एक्चुअली अ यूनिसेलुलर फंगस। बच्चों जो फंजाई होते हैं तकरीबन इसके जो जितने भी जानदार हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं सिवाय यीस्ट के। अब बच्चों यीस्ट जो है ये ग्रुप है जानदारों का जो कि यूनिसेलुलर होता है। तो यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है। और बच्चों इसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो किस तरह से होती है बच्चों, वो होती है बडिंग के जरिए। अब देखिए होता क्या है, दिस मेथड इज वेरी कॉमन इन यीस्ट, ये यीस्ट के अंदर बहुत कॉमन है। बडिंग के दौरान होता क्या, ड्यूरिंग बडिंग अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसका जो एक हिस्सा है बच्चों ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है। अब बच्चों ये जो बाहर की तरफ पार्ट ग्रो किया इसको हम नाम देते हैं बड का। अब जो बच्चों व्हेन द बड हैज ग्रोन बिग, जब बड जो है वो काफी बड़ा हो जाता है, इट में सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, या तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, और या फिर ये मे रिमेन अटैच, या फिर ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच भी रह सकता है। कुछ केसेस के अंदर जो है वो नया बनने वाला बर्ड अलग हो जाता है और कुछ केसेस के अंदर जो है वो अटैच रहता है। अगर बच्चों वो अटैच ही रहेगा तो वो कई सारे जो हैं वो यीस्ट मिलकर एक कॉलोनी बना लेंगे जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे रहेंगे। क्लियर? अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो हर जानदार जो है वो अपना अलग अलग जो है वो केमिकल रिएक्शंस करेगा और वो कॉलोनी की शक्ल में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें जो सेकंड जानदार है बडिंग एंड हाइड्रा है,
बच्चों हाइड्रा की ज्यादा डिटेल आपकी बुक के अंदर नहीं दी हुई, ना ही आपको हाइड्रा की डायग्राम शो करवाई हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को हाइड्रा की जो है वो पिक भी दिखा दूंगा ताकि आप लोग जो है वो उसको समझ सकें। बच्चों कुछ एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा, अब बच्चों हाइड्रा जो है ये बहुत ही सिंपल एनिमल है जो कि पानी के अंदर मौजूद होता है, बहुत ही सिंपल एनिमल है ये। बच्चों ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के जरिए। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों की बुक के अंदर जो है ये इसकी डायग्राम शो की हुई है, आप लोगों ने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट बॉडी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म इसने अपने एक पार्ट को बाहर की तरफ ग्रो करवाया, ये जो बाहर की तरफ पार्ट ग्रो किया बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस ने क्या किया, अपनी कॉपी तैयार की, कॉपी तैयार करने के बाद एक यहाँ पे चला गया। अब जो इस केस में यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है कि जो बड बना ये पेरेंट बॉडी के साथ यहाँ पे अटैच है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये पेरेंट बॉडी से जो है वो अलग भी हो सकता है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद बच्चों जो हाइड्रा है इसको देखें, तो जो हाइड्रा इस तरह का एक जानदार होता है, ठीक है, आप इसको देख लेंगे हाइड्रा। बच्चों हाइड्रा क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर एक छोटी सी जो है वो अपने बॉडी के एक पार्ट को बाहर की तरफ ग्रो करवाता है। बच्चों जो पार्ट ग्रो करता है ना इसको हम नाम देते हैं बड का। देखिए यहाँ पे बड जो है वो बन रहे हैं। अब बच्चों जब बड बनता है तो यहाँ पे मुसलसल जो है वो सेल्स तकसीम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और बच्चों वो जो बड है वो आहिस्ता आहिस्ता एक नए हाइड्रा के अंदर, एक नए जानदार के अंदर जो है वो बदलता रहता है। और बच्चों फिर एक वक्त आता है कि वो नया जानदार जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है, और वो फिर उसके अंदर वही खसूसियात होती हैं जो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर थी। तो वो जो इस तरह हाइड्रा के अंदर भी बडिंग के जरिए जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बडिंग के जरिए दो जानदारों के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी, एक हमारे पास है यीस्ट और दूसरा हमारे पास है हाइड्रा। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों जो थर्ड टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बच्चों दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन। अब बच्चों फॉर्मेशन का मतलब तो होता है बनना, स्पोर क्या होते हैं, आपकी बुक में जो स्पोर फॉर्मेशन की पहली लाइन है बच्चों वो आप लोगों को स्पोर्स की डेफिनेशन बताता है कि स्पोर्स आखिर होते क्या हैं। बच्चों देखिए स्पोर्स जो हैं आर थिक वॉल्ड, बच्चों यहाँ पे इसको आपने ध्यान रखना है, मोटी दीवार वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को देखें बच्चों, रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं ऐसे सेल्स जो कि नया जानदार बनाने की सलाहियत रखते हैं। बच्चों ऐसे सेल्स जो कि नया जानदार बनाने की सलाहियत रखते हैं, इन सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स का नाम देते हैं। अब बच्चों मैं मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूं जाइगोट को। जाइगोट भी तो एक नया जानदार बनाने की सलाहियत रखता है ना। जाइगोट एक ऐसा सेल है जो कि एक नया जानदार बनाने की सलाहियत रखता है। तो बच्चों जाइगोट भी एक रिप्रोडक्टिव सेल है, लेकिन जाइगोट कैसे बना, जाइगोट बना जब स्पर्म और एग इन दोनों की फ्यूजन हुई, तो इन दोनों के मिलने से जाइगोट बना। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि जो जाइगोट है ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है, और मैं मजीद प्रिसाइजली अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो जाइगोट है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजा में बना। तो बच्चों ये जो स्पोर्स हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स तो हैं, इनसे आगे नए जानदार तो बनेंगे, बट दीज आर नॉट सेक्सुअल, दीज आर एसेक्सुअल। एसेक्सुअल से मुराद क्या है, ये जो स्पोर्स हैं ये इसमें स्पर्म और एग की फ्यूजन नहीं होती, बल्कि एक ही जानदार के जो सेल्स हैं वो तकसीम करके नए सेल्स बना देते हैं जो कि नया जानदार बनाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि बगैर स्पर्म और एग के मिले बनते हैं, इन सेल्स को, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये जो स्पोर्स हैं बच्चों ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। और बच्चों इनका जो सेकंड कैरेक्टर आपने याद रखना है वो ये है कि इनके गिर्द एक मोटी दीवार मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर बच्चों आपको नजर आ रहा है एक सेल है और इसके दरमियान ये न्यूक्लियस है, और बच्चों अब इसके बाहर जो है वो इस तरह से एक मोटी दीवार जो है वो मौजूद होगी। और मोटी दीवार का बच्चों फंक्शन क्या होगा, इस मोटी दीवार का काम यह है कि इसने इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसकी हिफाजत करनी है। क्या करनी है, इसकी हिफाजत करनी है। और ऐसी कंडीशंस जिसमें ये जो सेल है ये ग्रो ना कर सके, तो इस कंडीशन में इस सेल की महफूज रखना है। तो जब दोबारा से कंडीशंस इस सेल के लिए साजगार हो जाएंगी, मुनासिब हो जाएंगी, तो फिर ये जो सेल है इस मोटी दीवार को तोड़कर दोबारा से ग्रो कर जाता है। तो बच्चों आए हम इसकी कुछ मिसालें जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों हमारी बुक के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन है ये दो जानदारों के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे हम। एक बच्चों है फंजाई और दूसरे बच्चों जो जानदार हैं वो है बैक्टीरिया। अब ज्यादातर बैक्टीरिया बच्चों नो डाउट के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों वो बाइनरी फिशन के जरिए करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बच्चों स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, और वो कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसको भी हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम फंजाई के अंदर स्पोर फॉर्मेशन को देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन जो है ये फंजाई के अंदर कैसे होती है। बच्चों फंजाई आपको पता है कि किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे।
अब बच्चों बहुत सारे मेंबर्स हैं, हम यहाँ पे ज्यादातर फंजाई जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बच्चों हम यहाँ पे एक खास फंजाई को जिक्र करेंगे जिसका नाम है राइजोपस। क्या नाम है बच्चों? राइजोपस। अब राइजोपस को बच्चों हम एक और नाम देते हैं, इसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। मोल्ड बच्चों फंगस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, फंजाई के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मोल्ड का। तो बच्चों ब्रेड मोल्ड से क्या मुराद है? ऐसी फंजाई जो कि रोटी के ऊपर लगती है, इसको हम नाम देते हैं ब्रेड मोल्ड। और इसको जब बच्चों हम जो है वो बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? राइजोपस होगा। आप समझिए इसका कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। और इसका असल नाम क्या है? इसका असल नाम है राइजोपस। तो बच्चों मैं आप लोगों को पहले पिक्चर से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घर में ये जो ब्रेड है, ब्रेड जब एक्सपायर हो जाती है तो उसके ऊपर इस तरह से जो है वो फंगस लग जाती है। तो बच्चों ये जो आपको फंगस नजर आ रही है, दिस इज द ब्रेड मोल्ड, और बच्चों इसे हम राइजोपस कहते हैं। अब बच्चों ये जो फंगस है ये ग्रो किस तरह से करती है, आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। अब बच्चों नॉर्मली ये होता है कि जब आप कभी भी ब्रेड को लेके आते हैं, रोटी को रखते हैं, तो बच्चों ये जो राइजोपस है ना, इसके स्पोर्स, स्पोर्स से मुराद ये है बच्चों एक ऐसा सेल जिसने जो कि नया राइजोपस बनाने की सलाहियत रखता है, उसके गिर्द एक मोटी दीवार जो है वो मौजूद होती है। बच्चों जो स्पोर्स है ना, ये हवा में मौजूद होते हैं, हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। अब बच्चों की जो स्पोर्स है ना, ये हर चीज के ऊपर आके लैंड करते हैं, ठीक है, हर चीज के ऊपर आके गिर जाते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते। क्यों ग्रो नहीं करते? क्योंकि इन्हें कंडीशन जो है वो मुनासिब अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन्हें मुनासिब कंडीशंस मिलती हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों आप क्या करें, आप एक ब्रेड को गीला करके रख दें, ठीक है, वो ठीक है, एक दो दिन पड़ी रहेगी, उसके ऊपर जो है वो राइजोपस लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्यों? जब आपने उस ब्रेड को गीला करके रख दिया तो अब उस फंजाई को वहां पे वाटर भी मिल गया, वहां पे उसको खुराक भी मिल गई, तो बच्चों वहां पे वो जो स्पोर आएगा तो वो समझ लेगा कि यहाँ पे उसके ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, तो वहां पे वो आके ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। बच्चों वो ग्रो कैसे करता है इसको आपने ज़हन में रखना है। अब जब कभी भी एक स्पोर आता है ना बच्चों, यहाँ पे स्पोर आके जब इसके ऊपर गिरेगा तो बच्चों इस तरह से ना वो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बनाता है। क्या बनाता है? धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। धागे नुमा स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? हाइफी का नाम देते हैं। जो आपको नजर आते हैं धागे नुमा स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड हाइफी। आपकी बुक में थ्योरी के अंदर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसे हम जो है वो हाइफी कहते हैं। अब जो हाइफी के ऊपर जो है वो एक थैली लगती है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है बच्चों, एक थैली लगती है। इस थैली को हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। किसका नाम देते हैं? स्पोरेंजियम। जगह मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, स्पोरेंजियम। फिर बच्चों ये जो स्पोरेंजियम है ना, इसके अंदर जो है वो कुछ सेल्स तकसीम करके, बार बार तकसीम करके नए सेल्स बनाते हैं। और बच्चों वो जो नए सेल्स बनेंगे ना, हर सेल के गिर्द एक मोटी दीवार जो है वो मौजूद होती है। ये आपको जो नजर आ रहा है, हर सेल के गिर्द एक मोटी दीवार मौजूद होती है। तो बच्चों जो नए सेल्स बनते हैं इनको हम नाम देते हैं स्पोर्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? हम इन्हें नाम देते हैं स्पोर्ट्स का। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। बच्चों एक और चीज आप जहन में रखें कि स्पोर्ट्स की फॉर्मेशन बच्चों जो है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, अब ये आगे जाके फिर दोबारा से नए जो है वो फंजाई बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स बन गए, काफी सारे स्पोर्ट्स बन गए। अब बच्चों जब ये स्पोर्ट्स जो है ये बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर ये जो थैली जिसके अंदर ये बने, ये फट जाएगी, ये ब्रस्ट होगी, ये फट जाएगी। जब ये फटेगी तो इस तरह से इसके अंदर जितने भी स्पोर्ट्स बने उन सब स्पोर्ट्स को बच्चों क्या कर दिया जाएगा? बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। और फिर बच्चों वही स्पोर्ट्स फिर जाके दोबारा हवा के अंदर फैल जाएंगे, फिर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जाके वो गिरेंगे, और जहां पे उन्हें मुनासिब कंडीशंस मिलेंगे वहां पे वो ग्रो कर जाएंगे। तो बच्चों एक स्पोर से, एक छोटे से रिप्रोडक्टिव सेल से इस तरह एक नए जानदार का बनना, एक नए राइजोपस का बनना, बच्चों इसे हम नाम देते हैं जर्मिनेशन का। बच्चों इसी तरह हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि एक बीज से एक छोटे से पौधे का बनना। तो असल में अगर आप देखें तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पोर एक किस्म के बीज ही हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं? एक नया जानदार बना रहे हैं। तो बच्चों इसको भी हम जर्मिनेशन का नाम देते हैं। बच्चों थ्योरी को रीड करते हैं। बच्चों वो कहता है कि मोस्ट फंजाई, जो ज्यादातर फंजाई हैं, जैसे कि राइजोपस हो गया, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, प्रोड्यूस स्पोर्स। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन स्पेशल खास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको हम प्लूरल को हम स्पोरेंजिया कहते हैं और एक को हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। जब हम एक थैली की बात करेंगे तो ये स्पोरेंजियम होगी, जब हम काफी सारी थैलियों की बात करेंगे तो उन्हें हम स्पोरेंजिया कहेंगे। तो ये बच्चों एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। अब बच्चों ये जो स्पोर्स हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं सेल्स, तो बच्चों ये जो स्पोरेंजियम है ये ब्रस्ट, ये फट जाती है। जब बच्चों जो स्पोरेंजियम में फटेगी तो ये जो स्पोर्स हैं बच्चों क्या कर जाएंगे? ये रिलीज कर दिए जाएंगे। तो स्पोर्स आर रिलीज, स्पोर्स को माहौल के अंदर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अब बच्चों ये जो स्पोर्स है, मैंने आपको बताया कि स्पोर्स जो है, मैंने आपको शुरू में बताया कि थिक वॉल्ड होते हैं, इनके गिर्द एक मोटी दीवार मौजूद होती है। तो जब स्पोर्स को बच्चों, अब इनके गिर्द एक मोटी दीवार की वजह से ये क्या करते हैं? ये अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तो देखिए स्पोर्ट्स कैन टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, अनफेवरेबल
फेवरेबल का मतलब होता है साजगार, जो आपके पसंदीदा चीज हो ना उसे हम कहते हैं फेवरेट, तो फेवरेबल से निकले। अनफेवरेबल जो पसंदीदा ना हो, ना साजगार कंडीशंस कहते हैं हालात को। तो बच्चों ये जो स्पोर है ये ना साजगार कंडीशंस को भी, ऐसी कंडीशन जो कि फंजाई को पसंद नहीं है, जिनमें उनकी डेथ होने के इम्कानात होते हैं फंजाई के सेल्स के, तो बच्चों स्पोर्स जो हैं ये उनको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाहर एक मोटी जो है दीवार मौजूद होती है, ड्यू टू देयर थिक वॉल्स। क्लियर? अब बच्चों जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब दोबारा से स्पोर्ट्स को मुनासिब कंडीशंस मिलती हैं ग्रो करने के लिए, तो बच्चों वो जो मोटी दीवार है वो टूट जाती है और वो जो स्पोर है बच्चों वो दोबारा से एक नया जानदार बना देता है। तो यहाँ पे देखें व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जब फेवरेबल कंडीशंस जो है बच्चों यहाँ पे दस्तयाब होंगी तो ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट का मतलब क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया जिस तरह जर्मिनेशन, जो प्लांट की जर्मिनेशन से मुराद क्या आता है, एक बीज का एक छोटे से पौधे में बदलना, इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसी तरह एक स्पोर का एक नए जो है फंजाई बनाना, इसे हम जर्मिनेट कहते हैं। तो स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा, जो स्पोर है वो एक नया फंजाई बना देगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू फंगस। तो क्लियर? तो बच्चों होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि स्पोर जो है वो किस तरह से जर्मिनेट करके एक नया फंगस जो है वो बनाता है। तो बच्चों ये है स्पोर फॉर्मेशन फंजाई के अंदर। अब बच्चों हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से होती है। बच्चों जहन में रखें जो फंजाई के अंदर स्पोर्स बनते थे ना ये बॉडी से बाहर बनते थे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे स्पोर्स को हम यूजुअली जो है वो नाम देते हैं एक्सोस्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जो कि बॉडी से बाहर बनते हैं। जबकि बच्चों ऐसे स्पोर्स जो कि बॉडी के अंदर बनते हैं, इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं एंडोस्पोर्स। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो कहते हैं इनसाइड को। तो ऐसे स्पोर्स जो कि बॉडी के अंदर बनते हैं इनको हम एंडोस्पोर्स का नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, हम इस लेक्चर के अंदर इस चीज को स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम जो है ये शो किया कि किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों नॉर्मली एक बैक्टीरिया का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इसके बाहर एक दीवार मौजूद होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और दरमियान में बच्चों यहाँ पे इस तरह इसका डीएनए मौजूद होता है और इसके डीएनए को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। क्लियर? अब बच्चों नॉर्मली एक बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए तकसीम करके जो है वो नए बैक्टीरिया बनाता है। अब बच्चों बाजुकात होता क्या है, बैक्टीरिया को ऐसी कंडीशंस के अंदर रख दिया जाता है जहां पे उनकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास जो है वो मिल्क है, दूध है। अगर दूध जो है बच्चों आप उसको गर्म ना करें, ठीक है, तो वो दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब दूध गर्म करने से क्या होता है? दूध खराब इस वजह से होता है क्योंकि उसको बैक्टीरिया खराब कर देते हैं। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो दूध के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है बच्चों वो मर जाते हैं, वो डेथ हो जाती है। तो बच्चों अब जब दूध को आप गर्म कर रहे हैं, बैक्टीरिया को टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, अब बैक्टीरिया को पता है कि मेरी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इस केस के अंदर कुछ बैक्टीरिया बच्चों क्या करते हैं, वो अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एंडोस्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एंडोस्पोर्स बनाते हैं। एंडोस्पोर्स में होता क्या है, ये डीएनए है बच्चों। बैक्टीरिया क्या करता है? अपने डीएनए की कॉपी तैयार करता है, ठीक है, और उसके बाद बच्चों इस कॉपी के गिर्द ना बच्चों यहाँ पे देखेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन को लपेट देता है और फिर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी दीवार जो है वो चढ़ा देता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब बच्चों इसका डीएनए, इसके डीएनए के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर किसने मोटी दीवार चढ़ा दी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चों मोटी दीवार है ये क्या करेगी? अंदर मौजूद इस बैक्टीरिया की हिफाजत करेगी। बच्चे बैक्टीरिया का डीएनए ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, अब ये एक बैक्टीरिया मौजूद है और इसके बाहर जो बाहर एक मोटी दीवार आपको नजर आ रही है, इस अंदर वाले बैक्टीरिया की हिफाजत करती है। जब चूंकि बच्चों अब ये भी तो स्पोर ही है ना, स्पोर भी तो हम इसे कहते हैं ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है, ये एक बैक्टीरिया जिसने आगे जाके नए बैक्टीरिया बनाते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजा में बना है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है और इसके बाहर एक थिक वॉल मौजूद है। तो बच्चों ये भी स्पोर है, लेकिन ये ऐसा स्पोर है जो कि बॉडी के अंदर बना, तो इसको हम नाम देंगे एंडोस्पोर का। किसका नाम देंगे बच्चों? एंडोस्पोर का। फिर बच्चों क्या होता है, जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है तो एंडोस्पोर जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। अब ये जो मोटी दीवार है बच्चों, ये बैक्टीरिया की हिफाजत करती है अनफेवरेबल कंडीशंस के खिलाफ। अब फिर होता क्या है कि जब दोबारा से कंडीशंस जो हैं वो साजगार होती हैं बच्चों, तो फिर दोबारा से ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? ग्रो करके नए बैक्टीरिया बनाना शुरू कर देता है। बच्चों आप इस तरह से देखिए, आप दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद आपने क्या किया, ठीक है, उसको रख दिया। अब बच्चों कुछ अरसे के लिए वो दूध महफूज हो गया, लेकिन जब दोबारा से दूध ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा, तो बच्चों फिर दोबारा से जो एंडोस्पोर होगा ना, जो आपको एंडोस्पोर नजर आ रहे हैं, ये दोबारा से नए बैक्टीरिया बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर एक खास वक्त के बाद आप उसको दोबारा गर्म नहीं करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा, या दोबारा आप उसको फ्रीजर में नहीं रखेंगे तो फिर भी वो खराब हो जाएगा, क्योंकि फ्रीजर में भी क्या होता है? कम टेम्परेचर होता है। तो कम टेम्परेचर भी बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं है, कम टेम्परेचर पर भी बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। तो बच्चों आए अब हम इसको रीड करते हैं। बच्चों देखिए वो कहते हैं कि सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग एंडोस्पोर्स। कुछ बैक्टीरिया जो हैं बच्चों वो एंडोस्पोर्स बनाकर जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं।
अब बच्चों एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, ऐसे स्पोर्स जो कि सेल के अंदर बनते हैं, इनको हम एंडोस्पोर्स का नाम देते हैं। दे फॉर्म एंडोस्पोर्स इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। बच्चों मैंने अभी आपको इसकी मिसाल दी, जैसे कि दूध का आपने टेम्परेचर गर्म किया तो उस केस में बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बना लेंगे। तो बच्चों बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर्स बनाते हैं अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनके माहौल के अंदर ऐसी कंडीशंस हो जो कि बैक्टीरिया को अच्छी ना लगती हो, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ठीक ना हो, तो उस केस में वो एंडोस्पोर्स बनाएंगे। इवन इफ द ओरिजिनल सेल डाई। बच्चों इसका फायदा क्या होता है एंडोस्पोर बनाने का बैक्टीरिया को? अगर जिस सेल के अंदर एंडोस्पोर बना अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो एंडोस्पोर सर्वाइव करता है। एंडोस्पोर जल्दी से नहीं मरता क्योंकि इसके गिर्द एक मोटी दीवार मौजूद होती है। ठीक है, अब फिर क्या होता है जब कंडीशंस दोबारा से बेहतर होती हैं तो एंडोस्पोर जो है ग्रो करके क्या बना देते हैं? एक नया बैक्टीरिया बना देते हैं। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है, बहुत आसान है। इसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कैंड फूड्स के हवाले से दिखा रहा है। अब बच्चों जो कैन्ड फूड्स हैं इसका क्या मतलब है, आप लोगों को पिक्चर से शो करवा देता हूँ। बच्चों वो तमाम फूड जो कि आप लोगों को इस तरह से कैन की शक्ल में मिलते हैं। अब बच्चों इसमें योगर्ट हो सकती है, दही हो सकती है, खाना हो सकते हैं। तो बच्चों अब जो कुछ भी आपको कैन की शक्ल में मिलता है ये जो बच्चों जो खुराक है ना इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज का मतलब बच्चों क्या है? स्टेरिलाइज का मतलब होता है जरासीम से पाक करना। क्या होता है बच्चों? जरासीम से पाक करना। तो आपकी इसके अंदर एक लफ्ज आएगा स्टेरिलाइज, मैं आपको उसकी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब बच्चों इस खुराक जब खुराक को इन डब्बों के अंदर पैक किया जाता है, इन टीन के डब्बों के अंदर, तो उसको पहले उसके अंदर जितने भी जरासीम होते हैं उनको मार दिया जाता है ताकि जब खुराक को इस डब्बे के अंदर डाला जाए और उसको स्टोर किया जाए तो ये जो खुराक है खराब ना हो। लेकिन बच्चों जब हम इसको स्टेरिलाइज कर रहे होते हैं तो काफी सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एंडोस्पोर्स जो हैं वो नहीं मरते। तो इसी वजह से बाज़ औक़ात जब एंडोस्पोर्स नहीं मरते तो एंडोस्पोर्स बच्चों इस खुराक को दोबारा से खराब कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो टॉक्सिन्स जो है वो पैदा कर सकते हैं। टॉक्सिन्स कहते हैं जहरीली चीजों को जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारी तबीयत खराब कर सकती हैं। तो बच्चों बैक्टीरिया इनको पैदा कर सकते हैं। तो यहां पे देखें बच्चों इम्प्रॉपरली, बच्चों इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैन्ड फूड्स। बच्चों कैन फूड मैंने आपको बता दिया, वो खुराक जो कि टीन के डब्बों के अंदर बंद होती है उन्हें कैन फूड्स कहते हैं। स्टेरिलाइज का मतलब है जरासीम से पाक करना, इम्प्रॉपरली का मतलब है जो ठीक तरह से ना की गई हो। मतलब बच्चों ऐसे कैन फूड्स जिसको सही तरह से जरासीम से पाक ना किया गया हो बच्चों, तो उसके अंदर एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब जब एंडोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट का क्या मतलब है? एंडोस्पोर्स बच्चों ठीक है वो ग्रो करके दोबारा से नया बैक्टीरियम बनाएंगे। ठीक है, जब एंडोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा? नया बैक्टीरियम जो है नया बैक्टीरिया बनेगा और फिर वो आगे से टॉक्सिन्स बनाना शुरू कर देगा। टॉक्सिन्स कहते हैं जहरीली अशिया को। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, इनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हमारे पास जो फोर्थ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब बच्चों प्रोपागेशन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। अब बच्चों वेजिटेटिव क्या है? अब बच्चों प्लांट के अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं, जो प्लांट है ना इसके अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स का और बच्चों एक को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। एक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब बच्चों ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, प्लांट्स के वो हिस्से जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। अब इन वेजिटेटिव पार्ट्स में बच्चों क्या आ जाएगा? स्टेम आ जाता है, स्टेम आ जाता है, रूट्स आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं। समझ आ रही है बच्चों? तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर क्या आता है बच्चों? फ्लावर आता है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन करवाता है और किस तरह से करवाता है हम आगे जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर बच्चों प्लांट के दो पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। बच्चों वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या अपने वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ठीक है अपने जैसे कई नई जानदार जो है वो बना ले, ठीक है, और अपनी पॉपुलेशन को फैला दे। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। क्लियर? अब बच्चों आए अब हम इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या? इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब बच्चों यहाँ पे देखें जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के हवाले से हमारा ये चैप्टर था, तो बच्चों रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से ये वो फर्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि प्लांट्स के हवाले से है। और इससे पहले वाले बच्चों जितने भी हमारे पास जो हमने रिप्रोडक्शन के तरीकाकार पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो प्लांट्स के हवाले से नहीं थे। तो ये मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में जो होता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है बच्चों? न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट से क्या मुराद है बच्चों? मैंने आपको बताया वो प्लांट के वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो केवल द पार्ट्स दैट डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। इसके अंदर रूट्स आ जाते हैं, स्टेम आ जाता है, लीफ आ जाता है एक पेरेंट प्लांट का। तो बच्चों जाहिर सी बात है वो प्लांट जिसने आगे नए पौधे बनाने वो पेरेंट प्लांट होगा। तो पेरेंट प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम या लीफ को इस्तेमाल करते हुए बच्चों नया पौधा बनाता है। क्लियर?
अब बच्चों इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये होती है बच्चों कि एक तो बच्चों क्या होता है, इससे पौधा जो है वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और जो नया बनने वाला पौधा है उसके अंदर वही खसूसियात होंगी जो कि उसके पेरेंट प्लांट के अंदर थी। तो बच्चों यहां हम देखें वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन से क्या मुराद है कि वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को इस्तेमाल करते हुए नए पौधों का बनना, इसे हम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एज कंपेयर टू द सेक्सुअल मैथड। अब बच्चों सेक्सुअल मैथड क्या है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो बच्चों उसकी निस्बत वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये बहुत ही कम टाइम लेता है जनरेशन के अंदर, नया पौधा बनाने के अंदर। एक इसका ये फायदा होता है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है बच्चों, जो ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को। तो इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नतीजा में जो जानदार बनते हैं वो बच्चों, उनको यहाँ पे ऑफस्प्रिंग कह रहा है। वो जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली मतलब डीएनए के लिहाज से, जीन्स के लिहाज से वो सेम होंगे पेरेंट प्लांट के। अब बच्चों इसका फायदा क्या होगा, अगर फर्ज करें कि एक ऐसा पौधा आपके पास जिसमें फल बहुत अच्छा लगता है, अब बच्चों अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए आप उस जैसा एक और पौधा बना लें तो उसके अंदर भी फल बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों अब ये करैक्टर है, एक ऐसी खसूसियत है जो कि पौधों के अंदर बहुत अच्छी थी, और वो अच्छी खसूसियत जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नतीजा में जो पौधे बनेंगे उनके अंदर भी क्या होगी बच्चों, वो अच्छी खसूसियत जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना हमारे पास, जो बेहतरीन खसूसियात हैं वो अगले पौधों तक मुंतकिल होती रहती हैं। बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन की दो टाइप्स हम पढ़ेंगे बच्चों, एक का नाम है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एक का नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब बच्चों दोनों में फर्क क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मैंने आप लोगों के लिए फर्क लिख दिया बच्चों। आप लोगों से पेपर में डिफरेंस आ सकता है, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस करें बिटवीन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत आसान फर्क है। नेचुरल का मतलब होता है बच्चों कुदरती तौर पर, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई। मसनूई मतलब जिसमें इंसान की इन्वॉल्वमेंट आ जाए उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो बच्चों अब यहां पे देखें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपको पता है कि प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए नए जानदारों का बनना, नए पौधों का बनना, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अगर बच्चों यही अमल जो है वो कुदरती तौर पर होता है, मसलन पौधा जो है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स को इस्तेमाल करते हुए खुद ब खुद ही नए पौधे बना रहा है बच्चों, तो इस अमल को हम नाम देते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन बच्चों अगर यही काम जो है वो हम खुद करवा रहे हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम खुद जो है वो जानबूझकर उनसे नए पौधे बनवा रहे हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों हम इन दोनों को तफसील से स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन और एक दो एग्जाम्पल्स हम इनके स्टडी करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है वेयर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, जहां पे जो प्लांट्स है ना वो नई नस्ल पैदा करते हैं ऑन देयर ओन, खुद ब खुद। किसको इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। और ये क्या है बच्चों, ये प्लांट के असल में वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिनके जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी। और ये प्लांट कौन करता है, प्लांट खुद ब खुद करता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है मींस, इसका मतलब ये है द प्रोसेस, एक ऐसा अमल है बच्चों जिसमें ह्यूमंस, इंसान यूज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन। इंसान जो है वो पौधों के वेजिटेटिव पार्ट्स को रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए पौधा खुद ब खुद अपने जैसे नए जानदार बना रहा है तो बच्चों दिस इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन अगर इंसान जो है वो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करके नए जानदार बना रहा है तो ये क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब बच्चों इसके एग्जांपल्स देखें, इसमें मेथड्स जैसे कि मेथड्स लाइक स्टोलोन, ट्यूबर, राइजोम एटसेट्रा आर यूज्ड। अब बच्चों ये जो मेथड्स हैं इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इन्हीं पर होगा। क्लियर, तो बच्चों आप ये सेकंड डिफरेंस के आप मेथड्स की हेडिंग देके आप ये लिखेंगे। इस तरह बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स को भी हम तफसील से स्टडी करेंगे। तो इसमें आ जाता है कटिंग्स। कटिंग्स का मतलब ये होता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। कटिंग्स का मतलब ये होता है बच्चों, एक पौधे का सबज तना हम काट देते हैं और सबज तने को दोबारा जमीन में लगाते हैं तो दोबारा उस जैसा एक नया पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है। ग्राफ्टिंग की बच्चों मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर भी शो कर दी है। बच्चों ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं, इसे उर्दू में कहते हैं पेवंतकारी करना। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक दरख्त जो है ना उसका तना हम काट देते हैं और उसकी शेप जो है वो इस तरह से बना देते हैं। फिर बच्चों एक दूसरा दरख्त, उस जैसा दूसरा दरख्त जिसमें अच्छी खसूसियात होती हैं, तो उसको हम इसके ऊपर लाके इस तरह से जोड़ देते हैं और फिर इसको जो है वो बांध देते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट। हमने इस वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करते हुए ठीक है एक नया पौधा बनाया। बच्चों इससे उगने वाले जो नए पौधे होंगे ना उसके अंदर बेहतर खसूसियात होंगी। क्लियर, तो बच्चों इसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। वैसे इसकी तफसील जो है हम आगे स्टडी करेंगे। और बच्चों इसके अलावा एक और मेथड है जिसका नाम है लेयरिंग। अब बच्चों लेयरिंग क्या होता है, मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट दे देता हूं। लेयरिंग में बच्चों हम क्या करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है एक पौधा है और बच्चों इस पौधे की जो आपको नजर आ रही है दिस इज द स्टेम, ये इसका तना है।
अब हम क्या करते हैं, पौधे के तने को इस तरह से बेंड करते हैं, मोड़ते हैं और उसको जमीन में जो है वो इस तरह से दबा देते हैं, और फिर जमीन में दबा के उसके दूसरे किने को जमीन से, जो दूसरा किनारा है ना उसका तने का, उसको हम जमीन से बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चों होता क्या है, जिस हिस्से को हमने जमीन में दबाया ये यहां से नई रूट्स बना देगा, और जिस हिस्से को हमने जमीन से बाहर रखा हुआ है बच्चों, वो दोबारा से एक नए पौधे के अंदर जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो हमने देखे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करते हुए क्या बना लिया बच्चों, नया पौधा बना लिया। तो बच्चों होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, इसमें जो प्लांट्स है वो अपने इन वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं नया पौधा बनाने के लिए। स्टेम हो गया, सकर्स हो गया, मॉडिफाइड लीव्स, अब ये किस तरह से करता है, क्या होते हैं, इंशाल्लाह बच्चों इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। होपफुली आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो चारों टाइप्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।